हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह और मैं अपने YouTube चैनल जीनियस रेज कोचिंग में पुनः आपका अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12 की फिजिक्स की सीरीज में अगला क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। निरक्षीय स्थिति या इसी को हम अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। इंग्लिश में इसको हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं या इक्वाटोरियल पोजीशन भी कहा जाता है। इस तरह से निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने इस वीडियो को देखा तो आपसे हमेशा के लिए बनने लगेगा। देखिए, निरक्षीय स्थिति होती क्या है, आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि -q और +q चार्ज से मिलकर वैद्युत द्विध्रुव बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। +q और -q चार्ज से मिलकर बनता है। इसके बीच की दूरी जो होती है वो 2l होती है और अगर हम इसके मध्य बिंदु से एक हम अभिलंब खींचें तो ये अभिलंब निश्चित रूप से इसको दो भागों में विभाजित कर देगा और इसको हम बोलेंगे क्या, लंब अर्धक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो 20 से डिवाइड करेगी रेखा ये होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस प्रकार यहाँ पर कहीं पर भी यदि वो पॉइंट स्थित है, बिंदु स्थित है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिटरमाइन करना चाहते हैं, अगर इस रेखा पर कहीं स्थित है तो हम उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, हम इसके सीधे व्यंजक में चलते हैं। यहाँ पर सीधे गणितीय व्यंजक में चलते हैं हम। देखिए, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया जो +q और -q चार्ज से मिलकर बना है। ठीक है, +q और -q आवेश से मिलकर बना हुआ है और इसका नाम हम दे देते हैं AB। वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है या दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है वो 2l से दर्शाई जाती है। इसके मध्य बिंदु O से, इसमें मध्य में कोई बिंदु रख लेते हैं O, और इस O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r डिस्टेंस में एक कोई बिंदु है, पॉइंट है P, जिस पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज होता है, जैसा कि इसके पहले वाले व्यंजक में अक्षीय स्थिति में बताया गया है कि बिंदु P पर कोई टेस्ट चार्ज होता है, परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश हमेशा +q आवेश होता है। तो यहाँ पर ये +q 0 से भी दर्शा सकते हैं, +q 0 आवेश होता है। ठीक है, अब देखिए, इस पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो ये +q चार्ज जो वैद्युत द्विध्रुव का है, इस +q चार्ज को रिपल्सन करेगा, अर्थात प्रतिकर्षण करेगा, और प्रतिकर्षण करेगा तो ये किस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, ये डायरेक्शन होगा। इसकी दिशा ये होगी और ये -q चार्ज इस +q चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, उसका डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, इस प्रकार बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इसको हम ले लेते हैं E1, और बिंदु B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इसको ले लेते हैं हम E2। दो तीव्रताएं हो गई, E1 और E2। E1 किसके कारण हुई, बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन है E1 डायरेक्शन में, इस तरह से इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, और बिंदु B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता इस डायरेक्शन में लग रही है।
तो हम इसकी परिणामी या रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है, परिणामी तीव्रता ई मान लेते हैं, इस दिशा में है। अब देखिए यहाँ पर जो कोण बनाया गया है, एंगल बनाया गया है, ये है थीटा, यहाँ पर थीटा, टोटल 2 थीटा होगा, और ये अगर थीटा है तो यहाँ पर भी कोण ये थीटा कोण बनेगा, चूँकि ये एकांतर कोण है और ये संगत कोण कहलाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये हमने चित्र बना लिया है। अब देखिए अगर हम इसकी थ्योरी बोलें तो माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है। इंग्लिश में यदि बोलें, लेट ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज मेड बाई प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस, इट्स लेंथ इज 2l फ्रॉम पॉइंट O, क्वेश्चन लिख सकते हैं मिड पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज स्मॉल r इन इक्वेटोरियल पोजीशन, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज कैपिटल K। तो इस तरह माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इसकी लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पहले हम बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, फिर बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इसको हम लिख देते हैं E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K इंटू क्यू अपान होता है दूरी स्क्वायर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है, पिछले वीडियो में बताया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपान दूरी स्क्वायर। दूरी कितनी होगी, बिंदु A से और बिंदु P तक की दूरी होगी AP, इसको हम लिख दिया AP, और ये हो गया स्क्वायर। इसका जो डायरेक्शन होगा, दिशा होगी, वो होगी AP दिशा में। AP दिशा में क्यों होगी, क्योंकि बिंदु A पर प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा इस तरह A से P की ओर, तो ये AP दिशा हो गई। अब E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K इंटू क्यू अपान AP का मान हम निकालने जा रहे हैं। तो AP का मान अगर हम इस त्रिभुज में निकालें AOP में, तो अगर AP स्क्वायर इक्वल टू करें तो हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ठीक है, OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है समकोण त्रिभुज में। AP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक है, OP की दूरी कितनी है R और OA की दूरी कितनी कहलाएगी L, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है, ये द्विध्रुव की लंबाई कुल कितनी होती है 2l, तो यहाँ पर आधी दूरी होगी L और आधी दूरी होगी L। तो इस तरह से इसमें मान रखेंगे AP स्क्वायर इक्वल टू OP की जगह पर हो गया यहाँ पे R स्क्वायर प्लस OA की जगह पर हो गया OA स्क्वायर की जगह पर L स्क्वायर। ये आ गया हमारा AP स्क्वायर का मान, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पर AP स्क्वायर का मान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा दिया, उसमें कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, और इस तरह से हमने AP स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर निकाल लिया। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण भी हम बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, और उस तीव्रता का नाम देंगे हम E2। तो इस तरह से E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K इंटू क्यू अपान दूरी स्क्वायर होता है, इस बार दूरी होगी BP, क्योंकि बिंदु B से और बिंदु P तक की दूरी कितनी कहलाएगी BP। तो हमने क्या कर दिया, AP स्क्वायर की जगह पर इस बार क्या आ गया BP स्क्वायर, और BP स्क्वायर का पुनः मान निकाल लेते हैं। तो BP स्क्वायर बराबर यदि निकालें, BP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये भी पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाएगा इस त्रिभुज में। किसमें, OPB या OBP, इस त्रिभुज में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो सेम उसी तरह से PB स्क्वायर या BP स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर OP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर
बी पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जैसा कि हमने पहली बार किया तो उस प्रकार दूसरी बार भी क्या हो गया, बी पी स्क्वायर का भी मान आ गया। और इस तरह से ये बी पी स्क्वायर का हम यहाँ पे मान रख देंगे तो ई टू इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू क्यू अपान बी पी का मान आ गया है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये समीकरण हो गया 2। अच्छा, यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा, जैसे यहाँ पर ए पी दिशा में हुआ था तो ये हो जाएगा पी बी दिशा में। पहली बार हमने डायरेक्शन दिशा लिखा था ए पी दिशा, दूसरी बार होगा पी बी दिशा, चूँकि पी से बी की ओर है दिशा। इसकी दिशा कैसी है तीव्रता कि पी से बी की ओर, इसलिए इसमें पी बी दिशा में करेंगे। और ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में यदि हम देखें तो जितना मान E1 का आया है उतना ही मान E2 का भी आया है। दोनों का मान बराबर है, मतलब E1 बराबर है E2, दोनों का मान बराबर आ गया। E1 बराबर E2, दोनों तीव्रताएं बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि जो ये बिंदु P है, बिंदु A से और बिंदु B से समान दूरी पर है, दूरी समान है, इसलिए तीव्रता भी समान होगी। और तीव्रता का मान भी यहाँ देखने से भी समीकरण 1 और 2 में बिल्कुल बराबर लग रहा है। अब एक यहाँ पर आगे चलते हैं। यदि दो समान सदिश होती हैं, दो समान सदिश हैं, उनके बीच कोण बनता है थीटा, तो उनका जो परिणामी होता है, जैसे मान लीजिए एक हो गई ए और एक हो गई ए, यहाँ पर दो सदिश हो गई ए और ए, इनका परिमाण समान है, मैग्नीट्यूड सेम है, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, थीटा कोण बन रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है या परिणामी होता है आर इक्वल टू 2a cos थीटा अपान 2। इसका परिणामी जो सदिश होता है, वो रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है वो r इक्वल टू 2a cos थीटा अपान 2 होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए एक E1 हो गई और एक E2 हो गई, इसको हम सदिश भी दर्शा सकते हैं ऐसे। तो इस तरह E1 और E2 दो तीव्रताएं हैं, दोनों सदिश हैं, दोनों का मान बराबर है, मतलब A और A जो लिखे हैं सूत्र में उसकी जगह पर क्या हो गया, E1 और E2 बराबर E हो गया। और यहाँ पे परिणामी तीव्रता हम क्या निकालना चाहते हैं, E। तो इस तरह से क्या होगा कि ये यहाँ पर R इक्वल टू टोटल परिणामी क्या हो जाएगा, 2a की जगह पर हो जाएगा, या तो हम E1 लिख दें या तो E2 लिख दें, क्योंकि a की वैल्यू कितनी हो सकती है, E1 या E2, कुछ भी लिखा जा सकता है। काश थीटा की जगह पर यहाँ 2 थीटा होगा अपान 2, क्यों होगा देख लीजिए। ये दो सदिश E1 और E2 हैं, इनके बीच जो कोण बन रहा है, ये पूरा कोण जो बनेगा थीटा प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 2 थीटा, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों का मान हो जाएगा 2 थीटा। अब देखिए तो यहाँ पर 2E1 cos 2 थीटा अपान 2, इसको हम 2E2 cos 2 थीटा अपान भी 2 कर सकते हैं। तो R इक्वल टू आ गया 2E1 cos थीटा। अब ये समीकरण 3 बन गया। समीकरण 1 से मान हम समीकरण 3 में रख सकते हैं, कौन सा मान, जो E1 का मान है समीकरण 1 में, यहाँ पर समीकरण 1 में जो E1 का मान है, ये मान हम समीकरण 3 में रख सकते हैं, E1 के जगह पर इसका मान रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम परिणामी E बराबर 2E1 cos थीटा आया था, यहाँ पर हम परिणामी तीव्रता E इक्वल टू 2E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये मान आया था E1 का। इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये E1 का मान आया था, देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये E1 का मान हमने समीकरण 3 में, ये समीकरण जो 3 बनाया था इसमें हमने रख दिया। अब ये मान रखने के बाद आगे क्या हो गया, यहाँ पे cos थीटा। अब देखिए cos थीटा का मान अलग से निकाल लें। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो cos थीटा बराबर, यहाँ पर अगर देखें आधार क्या होगा, या तो हम OA ले लें अथवा हम OB ले लें। देखिए कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये तो आधार होगा नहीं,
आधार हुआ या तो OA अथवा OB। किस त्रिभुज में? त्रिभुज OAP में, इसमें आधार हुआ OA। अगर OBP लें उसमें भी आधार हो जाएगा OB। ठीक है, तो चाहे हम OA लें अथवा OB लें, तो इस तरह आधार हो गया OA और आधार बटे कर्ण हो गया AP। आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर हो गया क्या? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर? OA और कर्ण है यहाँ पर AP। आधार OA और कर्ण AP है। अब यहाँ पर cos थीटा बराबर आधार OA का मान है L और कर्ण AP का मान, चूंकि AP स्क्वायर बराबर आया था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसलिए AP बराबर हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आधार हो गया OA और कर्ण हो गया AP, तो आधार बटे कर्ण। अब इस तरह से आधार हो गया OA का मान L और कर्ण हो गया AP, और AP की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चूँकि कर्ण का वर्ग बराबर क्या आया था? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये आ गया AP का मान। तो यहाँ पर हम cos थीटा का मान क्या रख लिए? L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस तरह से cos थीटा का मान अलग से निकाल सकते हैं हम। इस मान को यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 2 इंटू 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा का मान कितना आया है? L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू, ये 2QL इकट्ठा लिख सकते हैं, 2QL ऊपर इकट्ठा लिख सकते हैं, अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये पहले से ही है, और इधर अंडर रूट के अंदर क्या है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसको E बराबर 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू 2QL को यहाँ P लिखा जा सकता है, चूँकि वैद्युत द्विध्रुव घूर्ण 2QL बराबर वैद्युत द्विध्रुव घूर्ण होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको क्या कहते हैं? हम P। तो यहाँ पर चूँकि 2QL बराबर P होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इस तरह से हमने इसका मान क्या रख लिया? 2QL की जगह पर यहाँ रख सकते हैं P अपान अंडर रूट के अंदर अगर इसको भी ले जाएं तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पहले से ही था, ये इसको अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि किसी भी राशि को अगर हम अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं तो उसका स्क्वायर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को अंदर ले जाकर उसका स्क्वायर कर दिए, तो ये इसकी घात में कितना माना जाएगा? 1, और इसकी घात में कितना माना जाएगा? 2। तो हो जाएगा क्या? घात में इसका टोटल हो जाएगा 3। तो इस तरह से E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू P अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल घातांक हो गया 3। ठीक है, घातांक आपस में जुड़ गए, तो इस तरह से हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल घातांक 3 हो गया। अब ये हमारा यहाँ पर व्यंजक आ गया है। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब देखिए, यदि हम L बहुत छोटा हो R से, जो द्विध्रुव की लंबाई वैसे भी बहुत छोटी होती है 2L बहुत कम होता है मान, तो L और भी कम होगा, तो L का मान R की तुलना में बहुत कम हो। यहाँ पर अगर हम देखें चित्र में, इस L का मान इस R की तुलना में क्या हो? अगर बहुत कम हो तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम छोटी राशि की उपेक्षा कर देते हैं, तब L स्क्वायर की R स्क्वायर के तुलना में उपेक्षा करने पर हम निग्लिजिबल कर देते हैं इसको, ठीक है ना? L स्क्वायर को हम R स्क्वायर की तुलना में हटा देते हैं, तो ये वाला मान क्या हो जाएगा? यहाँ से ये वाला मान हट जाएगा, तो बचा कितना?
इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल के इंटू P/r²। पहले से ही है। अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अंडर रूट है, और या करके ऐसा भी लिख सकते थे यहाँ 1/4πε0 k इंटू P/r² प्लस L² होल घातांक 3/2 भी लिख सकते थे। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। क्योंकि ये घातांक, इसका हम रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घातांक 1/2 आ जाएगा, तो 3/2 भी लिख सकते थे। यहाँ पर इज इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू P/, यहाँ पर r² प्लस L² को होल घातांक 3/2 लिखा, तो ये L² की हमने उपेक्षा कर दिया है, तो बचा कितना, r² का घातांक कितना बचा, 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 कैपिटल के इंटू P/r³। ये 2 से 2 कैंसिल हो गए हैं, ये आ गया न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब यदि हम वायु या निर्वात के लिए लें, वायु या निर्वात के लिए, तो पता है आप सबको पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि k इज इक्वल टू होता है 1, परावैद्युतांक k का मान वायु या निर्वात के लिए होता है 1। तो हम यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें, तो सूत्र क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, या इज इक्वल टू 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ P/r³ न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया। चूँकि 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ये कूलाम के नियम में आपको बताया गया है। तो इस तरह से ये आ गया फार्मूला। अब अगर हम जल्दी से एक बार देखते हैं शुरू से, ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है। यहाँ पर हम बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं पहले, फिर इसके बाद बिंदु B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं। तीव्रता का फार्मूला पहले ही डिराइव कराया जा चुका है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अब तीव्रता के सूत्र लिखने के बाद दोनों तीव्रताओं को हम देखते हैं कि दोनों का मान बराबर है, E1 बराबर है E2 के। इस तरह से दोनों तीव्रताएं बराबर हैं और इनके बीच में जो कोण बन रहा है थीटा और थीटा मिलाकर 2θ बन रहा है। तो इस तरह अगर दो समान सदिश होती है A और A, उनके बीच कोण थीटा बनता है, तब उनका परिणामी क्या होता है, r = 2a cos θ/2। लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 2θ, तो r = 2e1 cos 2θ/2 हो जाएगा। r = 2e1 cos θ हो गया। cos θ का मान हम आगे निकालेंगे और इस तरह से आधार बटे कर्ण उस त्रिभुज OAP में इस तरह से आधार बटे कर्ण करके हम ये फार्मूला निकाल लिए cos θ का। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। cos θ की जगह पर रख दिया गया इतना 2q अपान इतना हो गया। cos θ का मान हो गया L/√r² + L²। 2qL का मान क्या होता है, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये हमने लिख लिया। इसको हम अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे। इसके बाद ये घातांक 1 माना जाएगा, इसका घातांक 2, तो हो जाएगा घातांक 3। इसके बाद या करके क्या लिख सकते हैं हम, ये अंडर रूट यदि इसका हटा दें तो हो जाएगा घातांक 1/3/2। चूँकि घातांक 1/2 होगा तो हो जाएगा घातांक 3/2 न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए यहाँ पर यदि L बहुत छोटा हो R की तुलना में, तो छोटी राशियों की हम उपेक्षा कर देते हैं, तो क्या हो गया, L² की हम R² की तुलना में उपेक्षा कर दिए, निगलेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, R² = यहाँ पे r² 3/2 है, 2 से 2 यहाँ पे ये कैंसिल हुए, बचा कितना P/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। अब यदि वायु या निर्वात के लें तो k का मान कितना होता है, 1 परावैद्युतांक, तो इसकी जहाँ पर रखेंगे 1/4πε0 P/r³। 1/4πε0 का मान आ गया 9 × 10⁹ P/r³। इस तरह से निरक्षीय स्थिति का व्यंजक आ जाता है। इसके पीछे वाले व्यंजक में अक्षीय स्थिति मैंने बताया था, वो भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट था। ये भी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में से दो में से एक परीक्षा में अवश्य क्वेश्चन कोई ना कोई आ सकता है। इसका कारण एक और है कि इस साल जो है आपका ये जो चुंबक है, चुंबकत्व को हटा दिया गया है
और चुंबकत्व में भी अक्षीय निरक्षीय स्थिति हुआ करते थे। इस कारण से 4 व्यंजक हो जाते थे, तो कभी कभी चुंबक से पूछ लेता था, लेकिन इस बार चुंबक है नहीं तो ये निश्चित रूप से विद्युत से ही पूछेगा। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में एक स्थिति जरूर आएगी परीक्षा में, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ लीजिएगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को मेरे लाइक कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। साथ में आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको आराम से नोटिफिकेशंस में मिल सकें। ठीक है, धन्यवाद।